हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, जुड़ जाएंगे। आज केमिस्ट्री का क्लास लाइव हो चुका है, ऑब्जेक्टिव। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा था। लगातार 2 घंटे की क्लासेज हुई थी जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को समझा था। आज बारी है प्यारे बच्चों उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने का, तो फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी लोग। और आज के इस सेशन को थोड़ा मजेदार बनाएंगे हम लोग। एक क्विज की तरह खेलेंगे, एक टेस्ट की तरह। मेंटली हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड होंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या करेंगे, आज के सेशन को अटेंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे, सब जगह पे जहां पे भी बच्चे हैं ग्रुप में, आप शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि आपके दोस्त भी आ जाएं और फाइनली हम लोग आज के इस खूबसूरत से सेशन का आनंद उठा पाए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे जम के। मैं कर देता हूं शेयर, ये लीजिए, या मैंने शेयर कर दिया। अब है बारी आपकी, अब है बारी आपकी। यस, तो चले स्टार्ट करें बच्चों। गुड इवनिंग, स्टार्ट किया जाए। चलिए जी, आपके सामने प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन भी रहेंगे। आपको सही जवाब चैट सेक्शन में लगाना है। कहां लगाना है? चैट सेक्शन के अंदर आपको सही जवाब लगाना है। कोशिश करिएगा, अंत तक सेशन को देखिएगा, कुछ सीख करके जाइएगा। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही जगह पे हैं। जरूरत है अब आपको मेहनत करने की, कंसिस्टेंसी को फॉलो करने की, कंटिन्यूटी जरूर होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं नियमितता। आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य पर निशाना साधते रहिए और काम करते रहिए। चलिए जी, ये देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है? एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है? मैं टाइमर ले लेता हूं ताकि आप सभी लोग जरा इसका आनंद उठा पाए। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी किसका? व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू। आपने फैराडे का नियम पढ़ा है, फैराडे का नियम तो आपने समझा था। पहला नियम था एम बराबर जेड सी टी और दूसरा था M1 बाई M2 बराबर Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2, यही था ना? तो एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्राप्त मात्रा होती है बच्चों, वो 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होती है। किसके? 1 ग्राम समतुल्य। सबका जवाब सही आ चुका है, बहुत सुंदर। 1 ग्राम समतुल्य के बराबर, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं LiCl, NaCl और KCl के, चलो जी बच्चों, हाँ हम यहां पे है। LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक चालकता का सही क्रम क्या होगा? देखो, हमारे सामने है LiCl, हमारे सामने है NaCl, हमारे सामने है KCl। अगर हमसे चालकता का क्रम पूछा जा रहा है बच्चों, तो आप इस पे सीधा सीधा याद रखिएगा, बढ़ते हुए आकार के साथ ये बढ़ता है। तो आकार सबसे बड़ा किसका है? K का, तो KCl का ज्यादा हो जाएगा, फिर NaCl का और फिर LiCl का। तो ये याद रखिएगा सभी लोग। हलीना का रिबन किसने फाड़ा? ये क्षार धातु होती है जिसमें लिथियम का आकार सबसे छोटा होता है और उसके बाद सोडियम का बड़ा होता है, उससे बड़ा पोटेशियम का होता है। जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ते जाता है। इसके हिसाब से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, KCl, NaCl फिर LiCl। अगला सवाल है, 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 1 फैराडे बराबर बच्चों 96,500 कूलम्ब होता है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला गया है।
1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला गया है ये, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है, एवोगाड्रो नंबर में इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज से मल्टीप्लाई करने पर, सॉल्व करने पर जो हमारे पास लगभग की वैल्यू आती है 96,500 कूलम। तो कभी भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि 1 फैराडे इज इक्वल टू, 1 फैराडे बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए जी, सभी लोग बता दो, 96,500 कूलम। लगभग में ये वैल्यू होता है, ये लगभग में होता है बच्चों। फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम किससे रिलेटेड है? अगर फैराडे का दूसरा नियम की हम बात करते हैं बच्चों, देखो जी, पहला नियम हमारा क्या होता था, एम बराबर जेड सी टी, और सेकेंड नियम था क्या हमारे पास, Z1 बाई Z2 बराबर M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2। यानी हम बात कर लिए E1 E2 से रिलेटेड है, ये समतुल्य भार से रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है दूसरा नियम। द्वितीय विद्युत विच्छेदन यानी कि विद्युत अपघटन का जो दूसरा नियम था वो किससे रिलेटेड है जी, वो है बच्चों इक्विवेलेंट वेट से। ऑप्शन सी लगा देना सभी लोग, सभी लोग ऑप्शन सी जरूर लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा का बी होगा सर, हाँ बिल्कुल तीसरा का बी लगा है, 96,500 कूलम, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना कॉपर मुक्त करेगा? भाई ये हॉट क्वेश्चन की श्रेणी में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सेंटअप एग्जाम से लेकर के फाइनल बोर्ड एग्जाम तक अब तक कई बार पूछ दिया है, और ये आपको मैं अपने बैच प्रहार बैच के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कराया हूं, और YouTube पर भी जो सेशन था उस पर भी मैंने बताया था आप लोगों को कि बच्चों 96,500 कूलम विद्युत अपघटन में अगर हम कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन कराते हैं, इसका मतलब हम 1 फैराडे दे रहे हैं विद्युत धारा, यानी कि 96,500 कूलम आवेश हम उसमें प्रवाहित कर रहे हैं। वैसे में वो हमारे पास एक समतुल्य भार, यानी कि कॉपर का कितना होता है द्रव्यमान 63.5, बट्टा में इसकी संयोजकता अगर हम बात कर लेते हैं तो संयोजकता +2 2 हो जाएगा, कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, कट के 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। दिमाग में सेट कर लेना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला है, दिमाग में सेट कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि यहां से आपके निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे, गारंटीड, ठीक है। नेक्स्ट चलो, 6 सवाल हो चुके हैं और आपको काउंट करते चलना है कि आप कितना सवाल सही कर पा रहे हो, आप कितना सवाल सही कर पा रहे हो, आपको अभी से फोकस करके चलना है, और अंत तक आज हम देखते हैं कि इन 30, 35, 40 सवाल में हमारे बिहार के तमाम बच्चे, हमारे क्लास 12 के प्रिय विद्यार्थी कितना कैपेबिलिटी रखते हैं मार्क्स लाने का। यह हम स्टार्टिंग से ही हम आपको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है भाई? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम अगर आप देखते हो तो M बराबर जेड सी टी। जेड क्या था? जेड क्या था? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक था पहला। दूसरा आप देख रहे हो ये M क्या था? इलेक्ट्रोड पे मुक्त पदार्थ की मात्रा थी। अगर हम दूसरा की बात करते हैं बच्चों तो हम M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2 बराबर Z1 बाई Z2 ये हम पढ़ रहे हैं। ये हम सब तुल्यांकित द्रव्यमान से भी हम कह सकते हैं कि रिलेटेड है, किससे? तुल्यांकित द्रव्यमान से। इन सब से कोई मतलब नहीं है जी, इक्विवेलेंट वेट से मतलब है, समतुल्य भार से मतलब है, ये समतुल्य भार है, इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार से मतलब है। गैल्वेनी सेल में एनोड क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल वो होता है जो एक ही विलयन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड दोनों रहता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर 2 अलग अलग विलयन होता है, 2 अलग अलग कंटेनर होता है, और दोनों के अंदर एनोड और कैथोड यानी कि 2 अलग अलग धातुओं के छड़ डुबा के रखे जाते हैं। उसको एक परिपथ के द्वारा हम कनेक्ट कर देते हैं, लवण सेतु के द्वारा हम कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारा इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जाए, आंतरिक परिपथ पूर्ण हो जाए। और जब परिपथ पूर्ण हो जाता है, बंद हो जाता है, तो बंद परिपथ से हमें विद्युत धारा का प्रवाह प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पे गैल्वेनी सेल जो कि एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है, और विद्युत रासायनिक सेल के अंदर एनोड माइनस होता है। आप तनिक भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर एनोड तो पॉजिटिव होता है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अर्थात
वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, गैल्वेनी सेल की, तो उसके अंदर एनोड पॉजिटिव होता है, सॉरी निगेटिव होता है। तो एनोड यहां पे क्या होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो हमारा 8वां नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 ग्राम सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल से जमा करने के लिए कितने फैराडे विद्युत की जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास AgNO3 है, इसमें से हम Ag को निकालना चाहते हैं। किसको, Ag को। Ag को कितना Ag, 108 ग्राम Ag। याद रखना Ag को मुक्त कराना चाहते हो ना, Ag प्लस को 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये Ag में बदल जाएगा। Ag का मतलब कितना द्रव्यमान होता है इसका, 108 ग्राम। 108 ग्राम का मतलब 1 मोल सिल्वर चाहिए, और 1 मोल सिल्वर का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, और 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम्ब आपको विद्युत धारा चाहिए। इतना आवेश चाहिए, 96,500 कूलम्ब आवेश चाहिए। तो 1 फैराडे हो गया, यहां पे क्या हो गया जी बच्चों, 1 फैराडे हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल देख लो। हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट होता है। KNO3 का मतलब होता है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट। और गौर करिएगा, कह रहा है लवण सेतु बनाते हो तो इसका प्रयोग क्यों कर लेते हो, आखिर क्या खासियत है कि पोटेशियम नाइट्रेट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहना, K+ और नाइट्रेट यानी कि NO3-, इन दोनों की गति लगभग समान होती है। इसका मूवमेंट जो होता है लगभग इक्वल वेलोसिटीज के साथ होता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया जी दोनों यानी कि K+ और NO3 पे माइनस का जो चार्ज वाला है नाइट्रेट आयन, इनकी गतियां लगभग समान होती है, इसीलिए हम इसको लवण सेतु के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका अगर पेस्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि हम इसका सर जी मैं साइंस संग्रह ऐप पर क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पैसों की दिक्कत है सर जी, आप कुछ मदद कीजिए। बिल्कुल मदद करेंगे गोपाल कुमार जी, आप हमारे 9155181020 नंबर पे कॉल करना, और आपके पास जो भी है जिस तरीके से भी है आप टीम से बताएंगे, टीम हमारी बिल्कुल मदद करेगी। ये अनाउंस है, टीम मदद करेगी आपको, टेंशन मत लीजिए। चलिए मैं नंबर लिख देता हूं अपना, हेल्पलाइन 9155181020, ऐप का नाम साइंस संग्रह। लीजिए प्ले स्टोर पे जाइए। देखो बच्चों आप लोगों से मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करके क्विज लगाते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, रेटिंग रिव्यू भी जरूर कर लीजिएगा एक बार। आज आप लोग सभी लोग सोने से पहले जरूर कर लेना। जब सीसा संचय बैटरी आवेशित होती है तो क्या होता है, सीसा संचय लेड स्टोरेज बैटरी जो कि रिचार्जेबल होती है, जो बड़ी वाली बैटरी देखते हो ना जिसमें शीशे के कई सारे प्लेट लगे होते हैं, पीबी का, PbO2 का, एक एनोड का काम करता है, सबको जोड़ करके पीबी वाला का निकाल देते हैं अलग और PbO2 वाला का निकाल देते हैं अलग। कुल मिला के 2 पॉइंट बनता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक एनोड का काम करता है और एक कैथोड का काम करता है। और आपको पता है कि ये रिचार्जेबल है क्योंकि इसके अंदर एसिड पुनः फिर रीजेनरेट हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसमें रीजेनरेट हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को आपने पिघला दिया है, आपने NaCl को बच्चों ये तो नहीं किया था ना कि पानी के साथ मिलाया था, ये कह रहा है द्रवित NaCl यानी कि NaCl को ही पिघला दिया। तो भैया जी NaCl को पिघलाइएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा Na+ और Cl-। आपको पता है 2 प्रकार के क्षण होते हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो भैया ये माइनस वाला क्षण और ये प्लस वाला क्षण, माइनस वाला क्षण क्या होता है, कैथोड होता है, और प्लस वाला क्षण क्या होता है, एनोड। तो टुकुर टुकुर देखते हो क्या, हाँ माइनस कहता है का टुकुर टुकुर देखता रहा, जल्दी है ना, प्लस कहीं के, प्लस वाला तुरंत धावा बोल देला किस पे, माइनस वाले पे, क्योंकि प्लस को प्यार मोहब्बत किससे होता है,
माइनस वाले से होता है। अब प्लस प्लस में थोड़ी प्यार मोहब्बत होने वाला है, आकर्षण थोड़ी होने वाला है, दोस्ती थोड़ी होने वाला है, नहीं हो सकता। तो प्लस कहां जाएगा? माइनस पे। और माइनस जो है Cl माइनस, ये Cl2 बन करके कहा जाता है बच्चों प्लस पर। तो समझ में आ गया होगा कि कैथोड पर क्या मुक्त होगा, कैथोड पर क्या लिबरेट होने वाला है बच्चों? वो होता है सोडियम धातु। सोडियम, एक वर्ड लिखा है सोडियम अमलगम, इसका मतलब क्या होता है? सोडियम अमलगम का मतलब होता है किसी भी धातु को अगर आप किसके साथ मिला रहे हो? पारा के साथ, Zn प्लस Hg हो जाए तो जिंक अमलगम कहलाएगा। सोडियम को अगर पारा के साथ मिला देते हो तो सोडियम अमलगम हो जाएगा। समझे क्या? सभी लोग एक बार बता देंगे फटाफट से। चलिए, Al3 प्लस विलयन से हम चाहते हैं कि 9 ग्राम को जमा करने में कितना आवेश लगेगा। हमारे पास Al3 प्लस है। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट की चीज है, इसको हटाते हैं। Al3 प्लस ये कह रहा है। अब Al3 प्लस से हम चाहते हैं क्या बने? Al बने। एक बार आप सभी लोग बताएंगे यस नो फटाफट से, क्या बने बच्चों? Al बने। हम ये चाहते हैं क्या बने? Al बने। अब Al कब बनेगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन हम देंगे, तब जाकर ये 1 मोल हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, जरा बताएंगे सभी लोग। इसका मतलब क्या हो गया? एक एल्यूमिनियम का मतलब, 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब कितना ग्राम जी? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम के लिए कितना मोल देना पड़ रहा है? 3। कितना? 3। ध्यान रखिएगा सभी लोग, यही बात समझना है बच्चों। चूंकि 27 ग्राम, 27 ग्राम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, यह ध्यान रखना है। अच्छा अभी छोड़ो इसको, आप एक चीज और समझ लो। आपको कितना में चाहिए? 9 ग्राम में। थोड़ा सा समझिएगा आप सभी लोग। Al3 प्लस है और इससे Al हमें चाहिए। तो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान तो 27 ग्राम होता है। 3 प्लस, अब 3 को माइनस मिलेगा तब ना एक Al में जाके ये कन्वर्ट होगा। जी सर, कन्वर्ट तो हो जाएगा जी। अब 9 ग्राम है तो 9 ग्राम में कितना मोल होगा पहले निकाल लो। 9 ग्राम एल्यूमिनियम में मोल कितना होगा? मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा में अणुभार। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 9। अणुभार इसका कितना होता है? 27। तो 9 बट्टा में 27 मोल हो गया। इतना मोल में हमें क्या निकालना है? इतना, कितना कूलम्ब आवेश है। चलो समझ लो, चूंकि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना मोल एल्यूमिनियम है भाई आपके पास? 9/27। इसलिए 9/27 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना मोल? 3 गुना 9/27। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 9 27/27 कट गया, लगभग 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना कूलम्ब? 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब यहां पे दिख रहा है, 96,500 कूलम्ब। फिर से समझ लीजिए बहुत ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तब ना ये 3 को प्लस है, 3 माइनस खत्म होकर एक मोल इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? 27 ग्राम। कह रहे भाई कि 9 ग्राम हमें जमा करना है। तो ठीक है भाई, पहले हम पता कर लेते ना कि 9 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना मोल हुआ। तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान, चूंकि परमाणु है तो परमाणविक द्रव्यमान होगा। 9/27 इतना मोल हो गया। कटा दीजिएगा तो 1/3 भी आ जाएगा, बात हो यही होगा। तो भाई यहां पे 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना मोल लगा था? 3 मोल। तो इसलिए इतना मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा भैया? कटा कुटा के 1 मोल। अब 1 मोल में हमारा आंसर नहीं दिया है। 1 मोल का मतलब कितना कूलम्ब? लगभग 96,500 कूलम्ब। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सभी बच्चे, समझ में आया कि नहीं? यस और नो बता दो फटाफट से। समझ आया क्या?
जल्दी से फटाफट से बताओ। क्वेश्चन का आंसर देने से हीरो तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका जरूर हीरो आपको बना सकता है। ठीक है ना? तो अगर आपको मन कर रहा है आंसर देने का तो दीजिए। यस, समझ आ गया, वाह क्या बात है। आगे चलो जी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी सेल है? दो प्रकार के सेल पढ़ते हो, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक क्या होता है? जो एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो नॉन रिचार्जेबल हो, उसको हम यूज में नहीं ला सकते हैं। जैसे पेंसिल बैटरी, घड़ी खत्म हो, घड़ी की बैटरी खत्म हो गई, जाके 7-8 रुपए में खरीद के लाया, लगा दिया, 3-4-6 महीना तक घड़ी चली, फिर बंद हो गया, उठा के फेंक दिया, उसको चार्ज नहीं कर पा रहे हो। ये अलग बात है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इन सब बैटरियों को भी, जो रिचार्जेबल बैटरी बनाती है, जैसे डूरासेल वगैरह का जो बैटरी आता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाता है, तो वो अलग है। जो नॉन रिचार्जेबल हुआ वो प्राइमरी सेल, और जो रिचार्जेबल हो गया वो सेकेंडरी सेल। जैसे हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? सेकेंडरी होता है। हम इसको चार्ज कर लेते हैं, जो बड़ी वाली बैटरी देखते हो कार वगैरह में जो बैटरी लगती है, हम इसे चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे लेक्लांचे सेल, यह एक प्रकार का शुष्क सेल है, इसलिए ये प्राइमरी सेल हो गया बच्चों, और ये सेकेंडरी सेल हो गया जी। समझे क्या? यस, आगे चलिए। विशिष्ट चालकत्व का इकाई क्या है? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये सवाल आपको पढ़ाया हूं, बताया हूं। कप्पा, कप्पा किसे कहते हो? 1/रो। रो का यूनिट क्या होता है जी? ओम सेंटीमीटर। तो यहां पे 1/ओम सेंटीमीटर जब कर देते हैं ना, तो ये ऊपर जाकर के ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए ऑप्शन बी फॉर बनारस, बिल्कुल घुमाइए महादेव नगरी। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या बच्चों? अरे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, किसके सिवा? केमिस्ट्री के सिवा। चलिए जी, केमिस्ट्री ही मजा है, मजा आता है हमें, आपको भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मजा लाओ। शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? प्योर वाटर डस नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके पास कोई आयन होता ही नहीं है। जब आयन ही नहीं होगा तो कहां से विद्युत धारा का प्रवाह होगा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फ्यूज्ड सबस्टांस या एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी द्रवित पदार्थ या जलीय विलयन, तब विद्युत धारा का प्रवाह करता है, तब वो सुचालक माना जाता है विद्युत का, जब उसके अंदर गतिशील आयन हो। तो जब भैया कोई आयन ही नहीं है, आयन ही नहीं है, तो कहां से होगा? आयन ही नहीं है, आयनीकृत नहीं रहता है, इसलिए यह विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? क्लास 10th की केमिस्ट्री धातु और अधातु चैप्टर या एसिड बेस और साल्ट वाला चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी। 10th के बाद आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। कौन सा? केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, फीके सड़े पकाता है। अक्यूट हरि जी आएंगे और पीटेंगे। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से नीचे का जो तत्व है ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, और ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि अति क्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव। और ये जो होता है बच्चों बहुत कम रिएक्टिव होता है, हम इसे लिस्ट रिएक्टिव कह सकते हैं। और ये तो देख लो, ये एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। क्या इसमें से कोई है क्या ऊपर? देखो ये Zn ऊपर में है, हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। Mg हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ऊपर में है। Sn हाइड्रोजन से ऊपर है, रिलीज करेगा। लेकिन Ag, सुना तनी जी, Ag कौन? Ag मतलब अर्जेंटीनम, यानी कि सिल्वर। प्यारे बच्चों नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये जो क्या करेगा, एसिड के साथ कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाला नहीं है, रिलीज करने वाला नहीं है। सर मेरे पास 600 रुपए है, मैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, इतना लग रहा है, मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा, आप मैसेज कर देना, कॉल कर देना,
कमेंट जरूर कर देना, हम कनेक्ट करके आपका एडमिशन करा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। H2 is not liberated when the following metal is added to dilute, क्या है जी, dilute HCl। कह रहा है कि H2 is not liberated, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, लिबरेट नहीं होगा। कब भैया, किस मेटल के साथ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। यानी ये कह रहा है HCl के साथ, और HCl डाइल्यूट है। याद रखिएगा सभी लोग, जब यहां पे तनु छूट गया है, तनु का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइल्यूट HCl के साथ कौन सा मेटल रहेगा कि यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, बाकी सॉल्ट बन जाता है। तो Ag हो गया। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप सभी लोग। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या कहते हो, बता दो सभी लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और हमारे पास अभी क्वेश्चंस काफी सारे हैं क्वेश्चंस। जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, उसका हम गोपालगंज जिला से बानी हो, वाह 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 सर, ये सब लेक्चर में पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है एकदम, ये पूरा का पूरा आप सभी को पढ़ाया हुआ है बच्चों, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, ये सारा का सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए 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 पढ़ लीजिए बच्चों, पढ़ लीजिए। सर केवल केमिस्ट्री का क्लास, क्यों केवल केमिस्ट्री पढ़ोगे, सब पढ़ो। कोर्स की प्राइस आपकी बहुत कम है। जब आप ऑफलाइन में जाते हैं ना तो एक विषय का उसका दोगुना पैसा देके आते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के ऑफलाइन प्राइस के आधे प्राइस में हम आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, एकदम ये सोचिएगा मत। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। ये किसके बराबर होगा, अब ये कोलरॉस के नियम पे आधारित है। कह रहे हैं लेमडा एम NH4OH का, हमें NH4OH का चाहिए, तो NH4 प्लस का और OH माइनस का, सिर्फ इतना हमें मिलना चाहिए, बाकी सब खत्म हो जाए। NH4OH है, NH4Cl HCl, तो NH4 बच जाएगा। हमें क्या मिलना चाहिए ये देखो ऑप्शन, इसको देखो NH4, एक सेकंड बच्चों, NH4 प्लस लेमडा Cl का माइनस प्लस लेमडा Na प्लस लेमडा OH माइनस, ये पढ़ाया हुआ है, माइनस लेमडा Na प्लस माइनस लेमडा Cl माइनस। इस पूरे वाले को हमने तोड़ के लिख दिया। NH4Cl का मतलब क्या है, याद करिए कोलरॉस का नियम क्या था, धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता का योगफल पूरे विलयन की चालकता होती थी। तो इसमें धनायन क्या होगा, NH4 प्लस, ऋणायन हो गया Cl माइनस, तो इनकी दोनों की चालकता का योगफल कर दिया। NaOH में Na प्लस की चालकता, OH माइनस की चालकता, और ये माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा उसके वजह से, लेकिन Na प्लस की चालकता और Cl माइनस की चालकता। अब हमने देखा कि लेमडा Cl माइनस से लेमडा Cl माइनस कट आउट हो गया, यहां पे लेमडा Na प्लस, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट आउट हो गया, क्या बचा NH4 प्लस और OH माइनस। तो हमारा बेसिकली यही सही जवाब होगा, क्योंकि हमें सिर्फ यही बचाना था ना, NH4 प्लस और OH माइनस। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, आयरन को कैथोड बना दीजिए। आयरन को कैथोड बना करके भी आप चाहें तो बहुत अच्छे से आयरन को जंग कर लगने से बचा सकते हो। विद्युत अपघट्य विलयन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए जी, सही नहीं है ये समझना है। विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। चालकता विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर भी निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती है लिखा है, कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी होगा बच्चों।
चालकता विलयन में आयन के ऊपर विलायक योजन जब जल आप करते हो तनुता पर डिपेंड नहीं करता है क्या? करता है। ये कह रहा है कि नहीं करती है। बताओ, इसको समझ नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट। देखो, नॉट करेक्ट कह रहा है, उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये गड़बड़ है, डज नॉट डिपेंड नहीं, डिपेंड्स होगा। ये तो डिपेंड करती है जी। ऑप्शन से Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या होगी? Al2O3 है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? 2Al3 प्लस को 6 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तब ये 2Al में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब आपको चाहिए 1 मोल एल्यूमिनियम, तो भाई साहब 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे, और 3 फैराडे का मतलब 3 गुना में 96,500 कूलम। तो यहां पे 3 फैराडे है हमारा। ठीक है ना? अगर कूलम में दिया हो तो ये निकाल लेना। चालकता सेल का सेल स्थिरांक हमेशा क्या होता है भैया जी? सेल के लिए स्थिर रहता है। लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते समय क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी, वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, आप सभी को पता होता है ना, लेड स्टोरेज बैटरी जिसको हम कहते हैं बच्चों लेड संचायक, कई बार स्टोरेज को स्टोरेज ही लिख देता है, सेल कह लीजिए, बैटरी कह लीजिए। बैटरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई सारे मल्टीपल प्लेट लगे होते हैं, पीबी का, पीबीओ2 का, जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, अवकरण की प्रक्रिया सब होते रहता है, साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एक एनोड बनता है, कई सारे पीबी वाले प्लेट को जोड़ करके, पीबीओ2 वाले को एक साथ जोड़ करके वैद्युत अपघट्य लेना, H2SO4 मिला देना, वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। जब तक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रॉपर वो काम भी करता है। उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाता है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है बच्चों। सर जी क्विज कहां हो पा रहा है? देखिए, साइंस संग्रह ऐप पे जाइएगा तो 70 क्विज वहां पे पड़ा हुआ है, हिंदी मीडियम के साइंस के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के साइंस के बच्चों के लिए 30 से 35 40 क्विज अभी अपडेट हुआ है, तो वो वहां पे पड़ा हुआ है। कहां पे? साइंस संग्रह ऐप पे। चलिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, देख लो। विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है किस पे भाई? करती है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी, सांद्रता पर भी, आयनीकरण की मात्रा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, सब पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज, जो भी हमारे पास ऑप्शन में है कि विद्युत अपघट्य का नेचर कैसा, ये सब पे डिपेंड करता है। कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पे क्या होगा? कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होता है और साथ ही साथ एनोड पर कॉपर डिसॉल्व भी हो जाता है, घुल भी जाता है। तो यहां पे ए और बी दोनों लगा दीजिएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, ए और बी दोनों। कॉपर विल डिपोजिट एट कैथोड और एनोड पे क्या हो जाता है? ये डिसॉल्व भी हो जाता है। आयनिक विलयन की मोलर चालकता निर्भर करती है किस पे? करती है टेम्परेचर पर भी और सांद्रता पर भी, टेम्परेचर पर भी और सांद्रता पर भी। कुल मिला के ऑप्शन ए एंड सी बहुत हो जाएगा। दिए गए सेल, देखो ये क्या दिया है? सेल निरूपण दिया है। सेल निरूपण जो कि देखो आज ही हमने अपने बैच के अंदर पढ़ाया है, प्रहार बैच में, इस पे 2 लेक्चर लेके गए थे हम। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था कल, तो आज मैंने फिर इसे पढ़ाया। अब आज तो ये गलती नहीं करेंगे, आज तो ये गलती नहीं करेंगे कोई। अब देखो, लेफ्ट साइड में एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, धातु से आयन और आयन से धातु, धातु से आयन की ओर जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है। यानी ये सेक्शन हमारा पूरा किसका हो गया? एनोड का, और ये सेक्शन हमारा पूरा किसका हो गया जी? कैथोड का। और अगर हम इसका सेल रिएक्शन की बात करें तो Mg प्लस में Cu+2 आ जाएगा और इधर Mg+2 प्लस में Cu हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने आज ही आप लोगों को बताया है। यानी कि Mg जो है एनोड का काम कर रहा है, कॉपर जो है कैथोड का काम कर रहा है, और ये इसका सेल अभिक्रिया भी है। यानी उपरोक्त सभी, क्या आपका ऑप्शन डी लग रहा है क्या?
क्या आपका ऑप्शन डी लग रहा है? जी सर। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? डेल्टा जी, जिसको हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं, गिब्स ऊर्जा बराबर होता है माइनस एन एफ ई, एन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, एफ 1 फैराडे, ई क्या होगा? ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम कह सकते हैं। और अगर ये डेल्टा जी नॉट होगा, मतलब इधर ये ई नॉट होगा, मानक अवस्था वाली, स्टैंडर्ड वाली अवस्था। और अगर आप चाहते हैं इसका मान रख देना तो माइनस आर टी एल एन के भी होता है, यानी कि तीनों ऑल 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 एकदम दिमाग में रखना बच्चों। ये गिब्स ऊर्जा की बात हो रही है। कौन सी ऊर्जा कहते हैं इसको? गिब्स ऊर्जा की हम बात किए हैं। ये दिमाग में होना चाहिए आप सभी का। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, आय हाय हाय हाय, यानी कि NaCl प्लस में H2O, जिसे आप ब्राइन कहते हैं। NaCl के जलीय विलयन को हम ब्राइन के नाम से भी जानते हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा, अम्ल क्षार तथा लवण के चैप्टर में। कास्टिक सोडा कैसे बनता है, खाने वाला सोडा कैसे बनता है, धोने वाला सोडा कैसे बनता है, उन सब में ब्राइन शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। नमक प्लस में जल, तो NaCl प्लस H2O, इसका कराना है वैद्युत अपघटन। Na प्लस और Cl माइनस, H2O का मतलब H प्लस और OH माइनस। भाई साहब, ये प्लस की गोटी इस माइनस के साथ खिल जाती है, ये NaOH बन करके सेल के वहां पे वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर पड़े रहते हैं नीचे। H प्लस और Cl माइनस, ये HCl, H2 और Cl2 के रूप में। H2 चला जाता है कैथोड पे और Cl2 चला जाता है भैया एनोड पे। ठीक है, तो कैथोड पर H2, एनोड पर Cl2 और NaOH भी बन गया। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो ये कॉन्सेप्ट की चीजें हैं बच्चों। अगर आप कॉन्सेप्ट पता होता है आपको, तो आप इजीली ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और थोड़ा सा चैप्टर 3 कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ता है। अगर आप समझते हैं तो देखिए, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर क्वेश्चन नंबरिंग जो है ना, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर है, आप बिल्कुल मत सोचिएगा। देखिए, ये मैं इस वाले स्लाइड पे हूं और जस्ट नीचे आया तो ये 32 नंबर सवाल हो गया, फिर ये 33 नंबर तो ठीक दिख रहा है, 34 भी सही दिख रहा है, लेकिन 34 के बाद ये 37 नंबर है। तो ये क्वेश्चनिंग, ये जो है ना, ये गड़बड़ हुआ है, इसके बीच के वो स्लाइड का दिक्कत है। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा, कुछ भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखो, सेल अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब हो गया निगेटिव होना। निगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्वतः सेल अभिक्रिया होगी। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी 0 से कम का मतलब निगेटिव होना चाहिए। ये सवाल देख लो, जब आप तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन कराते हो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगा करके, तो एनोड पे भैया ऑक्सीजन ही जाएगा। एनोड पे हमेशा H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीजन ही जाएगा। जैसे कई बच्चे सोचते हैं NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराया तो एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलता है। एनोड पे सोचते हैं बच्चे कि सोडियम मिलेगा, नहीं भाई, वहां हाइड्रोजन मिलता है कैथोड पे। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन गैस और NaOH विलयन के अंदर रहता है। यहां पे H2SO4 में आप ये नहीं सोच सकते हैं कि H2SO4 मिल जाएगा उस पर, नहीं, ऑक्सीजन गैस मिलता है। कहां मिलता है? एनोड पे। एनोड पे मिलता है। ये भी सवाल वही है, एनोड पे ऑक्सीजन ही मिलेगा। पदार्थ जिन्हें ईंधन सेल अभी मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं तो ये आप नहीं भी समझ पाओगे। शुष्क सेल के लिए कौन सा कथन असत्य है? ट्राई सेल प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल प्राथमिक होता है। इसे विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल के लिए, लेक्लांची सेल के लिए यही तो बात नहीं होती है, हम उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, दोबारा आवेशित नहीं किए जा सकते हैं। यही हमारा कथन, स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा इसमें। ठीक है बच्चों, चलो, और इसके बगल में अब आते हैं। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया बच्चों। चलिए, तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग टोटल क्वेश्चन कितना करा?
हम देख लेते हैं 36 स्लाइड जिसमें एक पे थंबनेल, 35 क्वेश्चन। तो आप लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व किए और 35 में से आपका कितना सही हुआ ईमानदारी से भैया कमेंट करके जाइएगा। जब क्लास खत्म हो जाए तो नीचे कमेंट में आके जरूर बता देना कि आज का सेशन कैसा रहा, और तैयार रहना चैप्टर 4 के लिए, तैयार रहना चैप्टर 4 के लिए। उससे पहले अभी हिंदी के लिए कई सारी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी है बच्चों, वो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब पोस्ट करेंगे धीरे धीरे, डेली एक एक या दो दो तीन दिन पे आपको एक एक वीडियोस हमारी हिंदी की भी मिलती रहेंगी, और केमिस्ट्री की और शानदार, फिजिक्स की और शानदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्लीज आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारी हेल्प करें, मदद करें। ये चैनल बहुत नया है जिसे अभी और आगे लेके जाना है। बाकी ईश्वर की कृपा, जो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। परंतु मेहनत करने से हम कतराते नहीं हैं, मेहनत खूब करते हैं और खूब करते रहेंगे, क्योंकि हमारे रग रग में मेहनत है, हमारी माटी में मेहनत है। म से मेहनत, म से माटी और म से मजदूर, तो हम मजदूर लोग हैं और मेहनत करना चाहते हैं, जानते हैं, और हमारी माटी मेहनत करना ही सिखाती है। हमें मेहनत का फल बड़ा अच्छा लगता है, मेहनत की कमाई खाना हमें बड़ा अच्छा लगता है, फोकट की कमाई हमें नहीं, कि फोकट का कहीं से मिल गया और हवाबाजी करने लगे, वो सब नहीं। तो प्यारे बच्चों, हाँ, मैं आपसे हेल्प भी मांगते हैं तो अपनी फैमिली से, अपने माटी से, अपने परिवार से। आपसे बस इतना हेल्प चाहिए कि आप लोग चैनल को शेयर करो, अपने छोटे भाई बहन खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और तमाम बच्चे जुड़ पाए, वीडियोस देख पाए और उनकी नॉलेज बढ़ पाए, उनका ग्रोथ हो पाए, और कुछ नहीं। तो आप सब इसमें हमारी हेल्प जरूर करिएगा। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, और हमसे ज्यादा मेहनत आपको करना है, आपको करना है, क्योंकि 2025 के बोर्ड एग्जाम में फिर से वापस टंका बजाना है। प्यारे बच्चों, साइंस संग्रह का परचम हर बार लहरते आया है, हर बार लहरता रहेगा, चाहे कोई कितना भी बाधा डालने की कोशिश कर ले, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम 1000 बच्चों को भी उतनी शिद्दत से पढ़ाते हैं जितना एक बच्चे को शिद्दत से पढ़ाते हैं, और जितना हम एक बच्चे को शिद्दत से पढ़ाते हैं उतना ही शिद्दत से हम 1000 बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मैटर नहीं करता, हम मेहनत करने के लिए तैयार, आपसे बस हेल्प की नीड है। आप हेल्प करते रहो, डेली क्लासेस ज्वाइन करते रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और खूब मेहनत करो। शून्य से उठना कई बार हमने देखा है और हमने किया भी है, हमें शून्य से उठने में कोई वो नहीं है। ये तो सफलता की सीढ़ी है, चढ़ते गए, फिसल गया पैर, नीचे आ गए, फिर चढ़ेंगे, फिर आ गए, फिर चढ़ना होगा, फिर चढ़ेंगे, लेकिन चढ़ते रहेंगे, रुकने वाले में से नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपनी हौसले को बुलंद रखो और खूब मेहनत करो, क्योंकि आप के पिताजी, आपके माताजी, आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों। एक एक पाई बहुत मेहनत से आ रहा है, पसीने बहा करके। ये तपती चिलचिलाती धूप में हम और आप घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स घर से बाहर निकल करके मेहनत मजदूरी करके पैसे लाते हैं। उन पैसों की कीमत को समझना है, और उन सब की कीमत कलम से क्रांति वाली लड़ाई होगी। मेहनत आपको करना है, ये उजूल फजूल कामों में बिल्कुल मत रहो, इंस्टाग्राम वाली, हाय हेलो करने वाली, ये सब बेकार हो जाएगा। अभी अपने आप को सेट करो, तपाओ, खूब तपाओ, जितना तपोगे उतना चमकोगे। कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तपिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, कैसा लगा। नोटिफिकेशन जरूर ऑन करो और साइंस संग्रह ऐप को ज्वाइन कर लो। अगर बैच के साथ पढ़ाई करना चाहते हो, जहां पे हमारी बड़ी टीम शानदार तरीके से आप सभी को पढ़ा रही है, तो हमारा प्रहार बैच है, साइंस संग्रह ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, इंस्टॉल करिए, रेटिंग रिव्यू दीजिए। इंस्टॉल करके किसी भी तरह का दिक्कत होता है, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9155181020 पर कॉल करिए। आपके आसपास अगर 11th के बच्चे हैं तो उन्हें भी जरूर बताइए कि साइंस संग्रह के ऐप पे क्लास 11th के भी बैच स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी अपना एडमिशन करा ले, पढ़ाई शुरू करे। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी अनुसार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। शुभ रात्रि। कमेंट करके जरूर बता देना कि 35 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। चलिए जी, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।